नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां थोड़ी देर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। सीएम आवास पर कोर कमेटी की यह बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कोर कमेटी की बड़ी बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी, जिसमें कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। लगातार मंथन और चिंतन करते हुए भाजपा दिखाई दे रही है। सीएम आवास पर कोर कमेटी की यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। एसके, क्योंकि बीजेपी की ये कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, क्या कुछ अपडेट इससे जुड़ी, कब शुरू होगी? बिल्कुल, ये बैठक अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हो रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि 2024 नगरीय निकाय चुनाव से पहले बेहतर ढंग से संगठन को खड़ा किया जाए। क्योंकि कल ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो संगठन को लेकर तैयारियां हैं वो उनके सामने रखी थी। और संभवतः आज उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से घोषणा की जा सकती है अपने नए पदाधिकारियों की, जिसको लेकर ये मंथन होगा। साथ ही साथ नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भी इस पर चर्चा होगी, और 2024 से पहले बूथ स्तर के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री के आवास पे अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी। इसके बिल्कुल नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वही लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान सामने आया है। समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। सपा और गठबंधन मिलकर 80 सीटें चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है, सभी 80 सीटों पर दम भरेगा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी सभी 80 सीटों पर दम भरेगी और आगामी चुनावों को लेकर यह बहुत महत्वपूर्ण खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का यह बड़ा ऐलान देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अब उन्होंने साफ कर दिया है, यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी समाजवादी पार्टी। और लगातार इसके कयास भी लगाए जा रहे थे और एक के बाद एक बैठकों का दौर भी सपा गुट की तरफ से देखा जा रहा है। और समाजवादी पार्टी लगातार मंथन कर रही है किस तरह से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती दिलानी है। और इसी बीच में यह बड़ा ऐलान अखिलेश यादव का, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी समाजवादी पार्टी। यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी समाजवादी पार्टी। बड़ा ऐलान सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। बीते दिनों चाचा भतीजे के बीच जो विवाद था वो खत्म होता हुआ भी दिखाई दिया और बढ़ चढ़कर शिवपाल यादव ने भी इसमें भूमिका निभाई। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता एसके बाजपेयी बने हुए। एसके, क्योंकि जिस तरह से ये बड़ा ऐलान सपा प्रमुख अखिलेश यादव का, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, क्या माना जाए, क्या कॉम्पीट करने में सफल हो पाएगी?
समाजवादी पार्टी 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी और इसका बड़ा ऐलान खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया है। लगातार पार्टी में मंथनों का दौर देखा गया। इसको लेकर खासा विमर्श किया जा रहा था, किस तरह से समाजवादी पार्टी को मजबूती दिलानी है और इसी क्रम में अब ये बड़ा ऐलान लोकसभा चुनावों को लेकर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी खबर, क्योंकि 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं। इसके क्योंकि ये बड़ा ऐलान सपा प्रमुख की तरफ से किया गया है, सीधे तौर पर कहा गया है कि समाजवादी पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या माना जाए, कॉम्पीट कर पाएगी भाजपा से? क्योंकि लगातार इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी किसी गठबंधन के साथ जा सकती है या अपनी सीटों को कम कर सकती है, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से आज मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया गया कि समाजवादी पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर रही है और चूंकि दूसरा सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी है, क्योंकि विपक्ष में भी समाजवादी पार्टी है और उसके साथ गठबंधन की अगर हम बात करें तो अपना दल कमेरावादी है, उसके अलावा लोकदल उसके साथ में है और उन दोनों दलों के साथ समाजवादी पार्टी के कुल विधायकों की संख्या 119 है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों के पर अपने सहयोगियों के साथ, मतलब जो उसके साथ गठबंधन में है उनके साथ लड़ेगी। हालांकि उनसे यह भी पूछा गया कि ओम प्रकाश राजभर जो 2022 के चुनाव में उनके साथ थे, जिसके दम पर समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन ने 125 सीटें हासिल की थी, जिस पर उनका कहना था कि उसका फैसला ओम प्रकाश राजभर को करना है, लेकिन जो बाकी के सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर समाजवादी पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को देखते हुए आज अपने चुनाव का बिगुल बजा दिया है और सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे क्योंकि ये सीधे तौर पर एक बात ये सामने आ रही है कि भाजपा को कॉम्पीट करने के लिए समाजवादी पार्टी पहले से ही एक बड़े पार्टी के तौर पर उभरती आई है और अब आगामी लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो क्या इससे भाजपा पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी जो संगठनात्मक तैयारियां हैं, जो सरकार के स्तर पर तैयारियां हैं, उनको लेकर लगातार अब पूरी तरीके से मैदान में है। चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे हो, वो गाजीपुर में आकर रैली कर चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। बीजेपी ने जो जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है ताकि विपक्ष को चुनाव के दौरान कोई मुद्दा ना मिले। हालांकि अखिलेश यादव भी अब लगातार कहीं न कहीं अपने जो पार्टी पदाधिकारी हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनके साथ। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। जिस तरह से बड़ा ऐलान सपा प्रमुख ने कर दिया है, सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या इस पर भाजपा पर असर पड़ेगा? ये ऐलान कोई अखिलेश यादव जी ने पहली बार नहीं किया है। अब ये स्थिति जरूर आ गई है कि सभी 80 सीटों पर लड़ने के लिए अब उनके पास कोई सहयोगी गठबंधन का दल का व्यक्ति नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूपी में सबके साथ गठबंधन कर चुके और सबके साथ ये गच्चा दे चुके, धोखा दे चुके, चाहे कांग्रेस के साथ हो, चाहे मायावती जी के साथ हो, चाहे केशव देव मौर्य की महान दल हो या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो, सबके साथ गठबंधन कर चुके, सबके साथ धोखा दे चुके। तो अब उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक दल मिल नहीं रहा है जिसके साथ ये गठबंधन कर सके, तो मजबूरी है सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जहां तक 80 सीटें जीतने की बात है, ये दावा 2014 में भी कर रहे थे जब ये उत्तर प्रदेश की सत्ता में थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिवार की 5 सीटें केवल जीत पाए। 2019 में भी यही दावा किया था जब बसपा के साथ गठबंधन किया और इस दावे में जोर शोर से आए और फिर केवल 5 सीटें ही, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाए, फिर 5 सीटें ही जीत करके केवल रह गए। और इस बार हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं ये 2024 के लोकसभा चुनाव में ये 5 सीटें भी नहीं बचा पाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी 403 विधानसभाओं में से 400 सीटें जीतने की बात कर रहे थे। अब अखिलेश यादव जी की इन बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है ना, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये बात सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी अब प्रखर तौर पर अब चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। आपने ही कहा कि बसपा और कांग्रेस के साथ वो गठबंधन पहले कर चुकी है, लेकिन क्या माना जाए विपक्षी एकजुटता के नाम पर आगे किसके साथ अलायंस देखने को मिल सकता है?
नहीं, बैसाखियों के सहारे जब ये नहीं चल पाए, ये धक्का लगा करके जब साइकिल को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो वो अपने दम पर अकेले साइकिल कहाँ चला पाएंगे। दम फूल रहा है पहले ही समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी पहले ही खंड खंड टूट रही है। तमाम इनके जो स्थापक सदस्य थे एक एक करके पार्टी से अब दूर हो गए, अलग हो गए। आज पार्टी बहुत खस्ता हालत में है और इसीलिए फिर अपनी जातीय मजहबी पुराने नगमात छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी का मतलब अराजकता होता है, समाजवादी पार्टी का मतलब हल्ला बोल होता है। तो समाजवादी पार्टी की इस गुंडागर्दी के शासन को लोगों ने पूरी तरह से दूर कर दिया है अपने से। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कुछ मिलने वाला नहीं है और इसलिए ये 80 सीटों पर नहीं, अब देश की 400 सभी 545 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दे तो भी परिणाम इनका 0 ही रहने वाला है। बिल्कुल राकेश जी, और ऐसे में बीते दिनों ये भी देखा गया कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की करीबियां बढ़ी हैं। जो मनमुटाव पहले था, इससे क्या असर पड़ेगा? समाजवादी पार्टी बेहतर ढंग से कॉम्पीट कर पाएगी बीजेपी से? नहीं, पूरी करीबियों के साथ तो 2014 का भी चुनाव लड़ा था शिवपाल सिंह यादव। तब उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री थे। मुलायम सिंह यादव जी भी उस समय जीवित थे। पूरी ताकत के साथ चाचा आजम खान भी उस समय थे और ये सब ताकत मिलाकर के भी ये केवल परिवार की 5 सीटें जिता पाए थे। आज समाजवादी पार्टी की हालत बहुत खस्ता है, बहुत कमजोर स्थिति है और इस कमजोर स्थिति में समाजवादी पार्टी एक भी सीट उत्तर प्रदेश में जीत पाए, ये उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राकेश जी, और भाजपा का पक्ष रखने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से राकेश जी बता रहे थे कि सपा प्रमुख का ये ऐलान बेहद बड़ा जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने में विफल होगी। और ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती क्योंकि आगामी लोकसभा चुनावों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है सपा प्रमुख ने, और इसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। गठबंधन मिलकर के 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, तो अभी तक आकलन नहीं कर पाए कितना बुरा क्यों हारे। और बुरा इसलिए हारे कि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब इनके पास नहीं है, किसान की आय दोगुनी का जवाब नहीं है, और जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य की हो चाहे अन्य विभाग की, वो कोई सेवा नहीं दे पा रही। तो राजभर जी किधर रहे वो जाने। और समाजवादी पार्टी के इस बड़े ऐलान के बाद क्या राजनीतिक गलियारों में हलचल है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और समाजवादी पार्टी किसके साथ अलायंस बनाएगी, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और खबर लखनऊ से, जहां आज से राजधानी में बसों की सेवा शुरू की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 75 राजधानी बसों को हरी झंडी दिखाई है। इसमें की 39 साधारण बसों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, ऑनलाइन रिजर्वेशन यूपी राही ऐप को लॉन्च किया गया। यूपी एसआरटीसी के 50वें स्वर्णिम वर्ष पर डाक टिकट जारी किया गया। कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया। बड़ी बात परिवहन को लेकर उन्होंने कही, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में परिवहन के मद्देनजर नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, उसी क्रम में ये बड़ी सौगात के तौर पर प्रदेश वासियों को, लखनऊ वासियों को दी जा रही है। परिवहन निगम के कार्यों को मुझे बचपन से देखने जानने का अवसर प्राप्त होता रहा है, लेकिन 2 बड़े इवेंट जब हम लोगों ने देखे हैं, एक दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन प्रयागराज कुंभ, 24 करोड़ श्रद्धालु उस कुंभ में 45 दिनों के आयोजन में सहभागी बने थे और 24 करोड़ श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा में परिवहन निगम ने उस समय एक अच्छी भूमिका का निर्वहन किया था। उसके लिए हमें परिवहन निगम के बेड़े में 5000 नई बसेस राज्य शासन की तरफ से हम लोगों ने उपलब्ध करवाए थे, जिनके बल पर 24 करोड़ लोगों की सुगम यात्रा को आसान बनाने के लिए, उन श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा और आसान यात्रा के लिए परिवहन निगम के सभी कार्मिकों ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। पुरानी जो बसेज हो चुकी हैं, 10 साल पुरानी बसेज अगर हैं, उनको स्क्रैप की तरफ ले जाकर के फिर से नई बसेज को खरीदने के लिए हम लोगों ने इस बार तो बजट में
1000 नई बसेज खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए दिए हैं परिवहन निगम को, और पहली बार इतना पैसा अलग से मिल रहा। कुंभ को छोड़ करके इतना पैसा पहली बार हम लोग दिए हैं। और 100 करोड़ रुपए दिए हैं जो आपके बस अड्डे हैं, उन बस अड्डों को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिए अच्छी, कुछ को पीपीपी मोड पर लेके जाइए, कुछ को आपका परिवहन निगम स्वयं ही उसको बनाने की तैयारी। और अब खबर बलिया से, जहां नहीं थम रहा है अवैध शराब का कारोबार। बलिया के 7 थानों को पार करके बिहार पहुंची है शराब। आपको बता दें, डीआईजी एडीजी का चेकिंग अभियान साबित हो रहा है विफल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1.7 करोड़ की अवैध शराब बॉर्डर पर बिहार पुलिस ने जब्त की है। और ये तस्वीरें इस जब्तीकरण से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। अवैध शराब से भरे 2 कंटेनर बलिया चेकपोस्ट से पार हुए हैं। पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल किए जा रहे हैं। और शराबबंदी के तमाम दावों की ये पोल खोलता हुआ बिहार के एक जगह पर जहां जब्त किए गए हैं, बिहार पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बॉर्डर पर जब्त किए हैं। बलिया के रास्ते ये बिहार पहुंची थी। जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हम लोग लगातार छापामारी और वाहन जांच कर रहे हैं। उसी में माझी चेक पोस्ट पर हम लोगों को एक सफलता मिली है। तो एडीएफ के सहयोग से हम लोगों ने इस ट्रक को पकड़ा है, जिसमें ऊपर पूरा आलू लगा हुआ है। हम लोगों ने स्कैनर से, हैंडहेल्ड स्कैनर से स्कैन करवाया तो नीचे बॉटल नुमा नजर आया। तो उसको आलू को हटाने के बाद हम लोग चेक किए तो उसमें ये कैंसर ड्रिल का कफ सिरप का जो प्रतिबंधित है वो कार्टून नजर आया है। आगे इसकी काउंटिंग की जा रही है। इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। मुझे बताया कि वाराणसी से इस कंसाइनमेंट को लोड किया था और इसको असम में कहीं लेके जाना था, लेकिन हम लोग आगे पूछताछ कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी महोदय और लगातार पुलिस की कार्यशैली पर इसके बाद सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बलिया से पूरा प्रकरण, जहां अवैध शराब का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बलिया से मनोज राय जुड़ गए हैं। मनोज, क्योंकि ये बड़ा प्रकरण इसलिए भी हो जाता है, पुलिस की कार्यशैली पर इससे सवाल किए जा रहे हैं। अवैध शराब का कारोबार लगातार पनप रहा है, उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। और ये ताजा मामला जहां कई करोड़ का अवैध शराब बिहार में पकड़ी गई है। एक बेहद ही शर्मनाक तरह की घटना है। एक तरफ से शासन प्रशासन की मंशा है कि अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगे, वहीं यह बनारस से चली हुई 2 कंटेनर में शराब बलिया के 9 थानों को क्रॉस करते हुए और बैरिया, जहां बिहार का बॉर्डर शुरू होता है, जयप्रभा सेतु पर जब पहुंचा तो वहां बिहार की पुलिस दोनों कंटेनर को पकड़ करके यह साबित कर दिया कि बलिया से के रास्ते बिहार में शराब की तस्करी होती है। यह बलिया पुलिस के लिए बेहद ही शर्मनाक स्थिति है। अब इससे और कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। जी, आगे इस पर क्या कुछ पुलिस या प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? आधिकारिक तौर पर क्या कुछ इस पर राय है? अब तक जो बलिया पुलिस की स्थिति है खुल करके स्पष्ट नहीं हो रही है और ना ही बलिया पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जारी हो रही है कि इन थानेदारों पर कोई कार्रवाई हो या यहाँ के पुलिस पर कोई कार्रवाई हो। एक और मामला आपको बताते हैं, बेहद ही चौंकाने वाला मामला, कि बलिया पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। हरियाणा से चलने वाले गाड़ी में 4 पेटी शराब बरामद करती है। यह परसों की घटना है कि हल्दी थाने से प्रेस नोट जारी होता है कि हरियाणा से चल करके जो गाड़ी आ रही उसमें 4 पेटी दारू पकड़ी गई, जिस 4 पेटी की कीमत अधिकतम 6,000 रुपया होगा। अब जरा सोचिए कि हरियाणा से चल करके जो गाड़ी आएगी उसमें 30 से 35,000 का डीजल जलेगा, क्या उसमें 4,000 की दारू लेकर कोई तस्कर आ सकता है क्या? तो कहीं ना कहीं पुलिस की यहाँ भूमिका। ठीक है मनोज, नजर बनाकर रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं श्रावस्ती में होली के त्योहार को लेकर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। होली के मद्देनजर चेकिंग अभियान के तहत की गई है छापेमारी। आपको बता दें, जिसमें कि आबकारी विभाग ने 300 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है।
टीम ने 2000 लीटर लहन भी नष्ट की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर रही है। शराब की दुकान, ढाबे और होटलों पर ये चेकिंग की जा रही है। होली के मद्देनजर पुलिस एक्टिव और अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बहराइच के महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अपना दल एसके प्रदेश सचिव विमल वर्मा ने मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को पत्र के जरिए शिकायत की है, जिसमें उन्होंने मेडिकल कॉलेज में खाद्यान्न आपूर्ति और मेस के संचालन सहित कई कामों में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोपों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। वहीं दूसरी ओर नवागत प्रिंसिपल डॉक्टर संजय खत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज बहराइच में मरीजों को निःशुल्क दिए जाने वाले भोजन की कच्ची खाद्य सामग्री को इन्होंने लाखों रुपए में खरीदा और करोड़ों में उस कार्य को भ्रष्टाचार के रूप में अंजाम दिया, भुगतान किया। हाँ, भ्रष्टाचार के भुगतान किया करोड़ों रुपए का। इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो मेरे संज्ञान में आया है और इसके लिए हमने एक कमेटी गठित कर दी है जो कि इसकी इंक्वायरी कर रही है। और इंक्वायरी आने में इंक्वायरी जैसी रिपोर्ट आती है, अगर इनकी कोई चीज़ आती है सामने तो उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी और दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। राजा सुहेलदेव स्वशासी मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अपना दल एस के प्रदेश सचिव विमल वर्मा ने आरोप लगाया है कि मेडिकल कॉलेज में खाद्यान्न की आपूर्ति और विभिन्न तरह के भुगतानों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। हालांकि वित्त नियंत्रक इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय खत्री ने बताया कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सैयद मसूद कादरी, न्यूज़ 1 इंडिया, बहराइच। और खबर आगरा से सामने आई है, जहां कर्ज से दबे और उधारी न मिलने से परेशान होकर एक व्यापारी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक की एक कॉस्मेटिक्स की थोक की दुकान है। व्यापारी ने दुकान के अंदर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। खैरागढ़ कस्बे की ही घटना बताई जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश बाबूराम ने गुणदोष के आधार पर धारा 376, 506 आईपीसी 3/4 पॉक्सो एक्ट मामले में दुष्कर्म के आरोपी नईम को सश्रम आजीवन कारावास और 52,000 के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। न्यायाधीश बाबूराम को न्याय का देवता कहा जा रहा है, क्योंकि अपने 9 से 10 महीने के कार्यकाल में पॉक्सो कोर्ट से 20 कठोर सजा सुना चुके हैं और आरोपियों को उनके अंजाम तक भी पहुंचा चुके हैं। गौरतलब यह भी है कि घटना 10 अप्रैल 2018 की है, जिसमें 17 वर्षीय युवती को मुजरिम ने अपने घर में पानी लेने के लिए बुलाया और कनपट्टी पर तमंचा लगाकर जान से मारने की धमकी देते हुए जबरदस्ती दुष्कर्म किया और तभी से पीड़िता को डरा धमकाकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। 4 माह की गर्भवती होने पर पीड़िता ने अपने परिजनों को भी इसकी जानकारी दी। आज दिनांक 4 मार्च 2023 को श्रीमान न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम प्रधान कोर्ट मुजफ्फरनगर में आदरणीय न्यायाधीश महोदय श्री बाबूराम जी के द्वारा सरकार बराम नईम अंतर्गत धारा 376, 506, 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना बुढ़ाना में सज़ा सुनाई गई है।
जिसमें घटना 10/4/2018 समय 9 बजे सुबह, पीड़िता की उम्र लगभग 17 वर्ष, घटनास्थल पीड़िता का गांव, और मुलजिम ने उस दिन उसको अपने घर पर पानी लेने के लिए बुलाया और उसके कनपट्टी पर तमंचा रख के ज़बरदस्ती अपने घर में खींच के ले गया और वहां पर जबरन बलात्कार किया। अभियोजन की ओर से 8 साक्ष्यों को प्रस्तुत करते लिखित मौखिक दस्तावेजों को साबित कराया। विशेष इसमें रहा कि DNA FSL जो रिपोर्ट आई है उसमें मुलजिम बायोलॉजिकल पिता है बच्चे का, बच्चा जीवित है और विक्टिम जो है पीड़िता। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।